सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपने एडमिशन तो ले लिया है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना क्या है, या फिर आपको ये पता है कि मैंने क्या पढ़ना है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैंने उसको किस तरह से पढ़ना है और अपनी यूनी लाइफ को और पढ़ाई को किस तरह से मैनेज करना है। सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम मोहम्मद ज़ैन अब्बास और ये हमारी प्लेलिस्ट हाउ टू बी अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर की दूसरी वीडियो है, जिसमें हम बेसिकली फ़ोकस करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए जिन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया है और वो कंफ्यूज हैं कि हमने आगे इसको किस तरह से चीज़ों को लेकर चलें। तो स्टार्ट करते हैं कि यार आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ाया क्या क्या जाएगा। तो आपको 5 सब्जेक्ट्स लगेंगे मेनली। तो वो हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, इंट्रोडक्शन टू आईसीटी, अप्लाइड फिज़िक्स फॉर इंजीनियर्स और इस्लामियात एंड इंग्लिश। और अगर आप प्री मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो आपको एक नॉन क्रेडिट आर्ट कोर्स लेना पड़ेगा, वो है प्री कैल का। अच्छा, तो ये क्रेडिट आर्ट क्या होता है यार? क्रेडिट आर्ट बेसिकली स्टैंड करता है कि आपकी एक हफ्ते के अंदर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कितनी घंटे की क्लासेस होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई कोर्स है वो 3 क्रेडिट आवर्स का है, तो यानी कि एक हफ्ते के अंदर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आपकी 3 घंटे की क्लासेस होंगी, जो कि आपकी 1.5 आवर करके 2 क्लासेस होंगी ऑल्टरनेट डेज पे। या फिर अगर कोई ऐसा कोर्स है जिसके अंदर थ्योरी भी है और लैब भी है, तो फिर वो 4 क्रेडिट आवर का कोर्स होगा और उसके अंदर आपकी 3 क्रेडिट आवर की तो थ्योरी की क्लासेस होंगी, इसी तरह से जो मैंने आपको बताया। और जो एक क्रेडिट आर्ट की जो आपकी लैब की क्लास होगी, वो आपकी किसी भी एक दिन में आपकी 3 घंटे की क्लास होगी लैब की, जो कि काउंट होगा एज अ 1 क्रेडिट आवर। ये इस तरह से होता है क्रेडिट आर्ट्स का सिस्टम। अब हम बात कर लेते हैं यार हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बारे में। क्या है, हर सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा और आपने उसको किस तरह से लेकर चलना है उस सब्जेक्ट को, ताकि आप उसके अंदर अच्छा स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे मुश्किल सब्जेक्ट की, लाइक जो सबसे ज़्यादा बच्चों को जिसमें प्रॉब्लम आती है, वो है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। तो यार प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के अंदर होता ये है कि आपको किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बिल्कुल जो बेसिक्स होते हैं, जो बिल्कुल फंडामेंटल्स होते हैं, वो सिखाए जाते हैं। मोस्टली जो लैंग्वेज आपको सिखाई जाती है वो होती है C++, लेकिन कहीं पे C भी सिखाई जाती है। तो होता ये है कि यार आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाता है। लाइक अगर कोई किसी बंदे ने, मेरी तरह किसी बंदे ने कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कभी देखी भी ना हो कि किस तरह से करते हैं, तो वो भी उसको लेकर वो भी अगर उसमें अटेंशन दे तो वो भी उसको आराम से सीख सकता है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर जो फंडामेंटल्स के अंदर आपको ये सिखाया जाता है कि यार कि आपने उस लैंग्वेज को लिखना किस तरह से, उसका सिंटेक्स, क्या सिंटेक्स कहते हैं यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने का तरीका, तो उसको आपने लिखना किस तरह से है। और फिर उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आपकी यार फंक्शंस आ जाते हैं, लूप्स आ जाती हैं, एक्सेट्रा। तो वो तो आप जिस तरह से पढ़ोगे आपको पता लगता रहेगा कि वो चीज़ें क्या होती हैं। खैर, आपने इसको मैनेज किस तरह करना है, आपने इसको लेकर जो आना है और आपने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर किस तरह से अच्छा स्कोर करना है, तो उसके लिए उसके लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो ये हैं कि यार जब इसके जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का कोर्स है वो भी होता है आपका 4 क्रेडिट आवर का कोर्स होता है, ठीक है। तो उसकी 3 घंटे की तो दो थ्योरी की क्लासेस होती हैं और एक उसकी होती है लैब। तो जो यार थ्योरी की क्लास हो रही है ना, आपको देखिए, आपको क्लास में अगर आप बैठे हो तो वहाँ पे बैठ के अटेंटिवली सुनो सर को क्या समझा रहे हैं। वहाँ पे जो नहीं समझ आ रहा वो उनसे उसी टाइम पूछ लो, क्योंकि प्रोग्रामिंग में आपका ये होता है कि आप हर हफ्ते ना कुछ नया सीख रहे होते हो और वो पुराने वाले से मैच करता है। मतलब अगर पुराना वाला कॉन्सेप्ट आता है तो फिर आप अगला वाला ग्रैब कर सकते हो। तो उसी टाइम पे सर से पूछ लो कि यार ये क्या, जो आपको अगर कुछ नहीं समझ आया। उसके बाद जो आपकी होती है ना लैब, तो लैब के अंदर आपको मिलते हैं कुछ टास्क खुद से करने के लिए, तो वो टास्क आप खुद करो। मतलब आजकल तो आपको पता है यार ChatGPT वगैरह आ गया और हर जगह हर चीज़ का सोल्यूशन आपको आराम से मिल जाता है 2-3 मिनट में। लेकिन अगर आप उसको खुद से सॉल्व नहीं करोगे ना, तो वो कभी भी आपको नहीं आ सकता। क्योंकि जो प्रोग्रामिंग है ना यार, वो सिंटेक्स के बारे में नहीं है, लेकिन ये नहीं कि आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखनी किस तरह से क्या है। आपकी वो बेसिकली है कि आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व किस तरह से करना है। आपकी लॉजिक बिल्डिंग किस तरह से आप करते हो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब लॉजिक बिल्डिंग क्या होता है कि यार आपको एक अगर प्रॉब्लम मिली है, जैसे आपको एक लैब में बैठ के आपको एक टास्क मिला है, तो आपने उसको किस तरह से लेकर जाना है, आपको किस तरह से सॉल्व करना है। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो कोई भी सीख सकता है, लेकिन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है वो मेन चीज़ होती है। तो इसलिए वो आपको खुद करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए तो अगर आप इस तरह से इसको सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे कि यार अगर आप उसकी थ्योरी क्लासेस में सही तरह से सुन रहे हैं और लैब में बैठ के आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो क्विजेस आती हैं, असाइनमेंट्स आती हैं, वो आप खुद से कर रहे हो, तो आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हाँ, अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर बहुत आती है, क्योंकि फिर वो समझ ही नहीं लगती कि यार ये है क्या चीज़। तो बस यही है इसके बारे में। अच्छा, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यार इंट्रोडक्शन टू आईसीटी के बारे में। जो आईसीटी होता है वो आपको होता है 4 क्रेडिट आवर के कोर्स होता है ये भी, यानी इसकी लैब भी होती है, थ्योरी भी होती है।
तो थ्योरी के बारे में अगर हम बात करें तो यार उसमें ज़्यादा इतना कुछ नहीं होता, उसमें बस आपकी ना जो कंप्यूटर रिलेटेड टेक्नोलॉजी है सारा उसके बारे में बताया जाता है, और ज़्यादातर वो थ्योरी बेस्ड काम ही होता है। तो उसमें उसमें उसको मैनेज करने को मतलब उसमें आपको इतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं होती। बस जो स्लाइड्स हैं जिससे जो स्लाइड्स हैं आपको पढ़ाई जा रही होती हैं, उनको ही अगर आप एक दफ़ा अच्छी तरह से ओवर थ्रू कर लेना, उनको एक दफ़ा देख लेना, तो जो थ्योरी होती है वो आपकी ईजिली हो जाती है। हाँ, उसमें बस एक टॉपिक होता है नंबर सिस्टम्स का, जिसमें आपको डिफरेंट कन्वर्जन्स करनी होती है नंबर्स की, वो एक होता है समझने वाला काम, बाकी सारा ही थियोरेटिकल होता है। तो वो तो ऐसे ही है कि बस एक दफ़ा आपने उनको गो थ्रू कर लिया तो आप वो ईज़िली कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक उसकी लैब की बात आती है ना, तो लैब के अंदर आपको डिफरेंट चीज़ें सिखाई जाती हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, लाइक आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, और एंड में आपको पाइथन के रिलेटेड भी उसमें ना तो कुछ प्रोग्राम्स कराए जाते हैं। तो हाँ, उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, लेकिन ओवरऑल आईसीटी इतनी मुश्किल नहीं होती है। बस यही है कि उसको थोड़ा सा बस टाइम दे दें अगर, और पेपर से पहले से बैठ के पढ़ लिया सही तरह से, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि पेपर्स के पहले आपने किस तरह से तैयारी करनी है। तो आईसीटी आपका इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये भी नहीं करना है कि उसको बिल्कुल ही छोड़ दें। बस उसके जो क्विज़ेस आते हैं उनको सही तरह से अगर आप प्रिपेयर कर लें, और जो उनकी स्लाइड्स होती हैं वो अगर आप सही से देख लें, तो आपका आईसीटी हो जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यार अप्लाइड फिजिक्स के बारे में। तो यार ये भी 4 क्रेडिट आर्ट का कोर्स होता है, ठीक है, यानी इसकी थ्योरी भी होती है और लैब भी होती है। अब इसकी थ्योरी के बारे में यार, इसकी और एक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की, इन दोनों के बारे में यार मैं स्पेशली कहूँगा कि इसको क्लास में समझ के आओ, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपके एंड मोमेंट पे कभी भी नहीं होते हैं। हाँ, बाकी जो आपकी इंग्लिश हो गया, इस्लामियात हो गया, ठीक है, या बाकी जो आपके आईसीटी है, ये सब एंड मोमेंट पे भी हो सकते हैं, लेकिन जो ये दो सब्जेक्ट्स हैं ना, ये दो बहुत तंग करते हैं एंड मोमेंट पे, बिकॉज इसमें भी आपका काम होता है बहुत समझने वाला, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ होती हैं जो आपने इंटर में पहले पढ़ी होती है, लेकिन जो कुछ चीज़ होती हैं जो आपने नहीं पढ़ी होती, जो नहीं होती है ना, वो बहुत दिमाग ख़राब करती हैं कभी कभी। तो उसमें यही है कि यार या तो उसको क्लास में समझ लो, या क्लास में नहीं समझ सके तो उसको या तो यूट्यूब पे समझ लो, या फिर आपने किसी ऐसे दोस्त से या कहते हैं क्लास के बंदे से जिसको ये चीज़ आती है उससे समझ लो। ये तरीका सबसे ज़्यादा जैसे काम करता है, और इससे आपको बहुत अच्छी समझ भी आ जाती है, ठीक है। लेकिन ये है कि इस सब्जेक्ट की जो भी चीज़ें हैं, ये आप पेपर से एक हफ़्ता पहले इसकी कंप्लीट कर लो, ठीक है, इसको आखिरी रात के लिए नहीं छोड़ना। बाकी जहाँ तक इसकी लैब की बात आती है, तो लैब इतनी मुश्किल नहीं होती। लैब का यही होता है कि आपने जिस तरह इंटर में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आप परफॉर्म करते हैं, उनकी रीडिंग्स वगैरह नोट करते हैं, और इसी तरह से वो होता है, तो लैब हो जाती है। लेकिन थ्योरी के लिए है कि आपको एफर्ट करनी पड़ती है थोड़ी। अच्छा, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यार इंग्लिश और इस्लामियत के बारे में। इंग्लिश और इस्लामियत दोनों 3 क्रेडिट आर्ट्स के कोर्सेज होते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में भी और इस्लामियत में भी, दोनों में ही आपको इतनी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। इंग्लिश का ये होता है कि यार अगर आप वो जो मटेरियल्स जो आपके टीचर्स आपके साथ शेयर करते हैं, अगर आप उनको ही गो थ्रू सही से कर ले, तो आप अच्छी तरह आप उसमें पास हो जाते हैं, और उनके लेक्चर्स अटेंड कर लेना। बाकी जहाँ तक इस्लामिया की बात होती है, इस्लामियत आपका ज़्यादातर होता है ऑनलाइन, तो उसके जो ऑनलाइन लेक्चर्स अपलोड होते हैं वो अगर आप ना भी लोते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस जो चीज़ें वो अपलोड करते हैं, जो मटेरियल्स वो अपलोड करते हैं, अगर आप उनको ही गो थ्रू कर लो, तो आप इस्लामियत में भी कर लेते हो आराम से। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स आपके मतलब कह लो कि कंपैरेटिवली इजी होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यार प्री कैल के बारे में, जो कि सिर्फ प्री मेडिकल के बच्चे जो प्री मेडिकल्स करके आए होते हैं उनको उनके लिए लेना ज़रूरी होता है। अच्छा, प्री कैल आपका होता है नॉन क्रेडिट आर्ट कोर्स, यानी कि आपको इसको सिर्फ पास करना होता है, आपको सिर्फ 50% मार्क्स लाने होते हैं, इसका जीपीए पे कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन ये प्री मेडिकल के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर आपको सारी वो मैथ्स के कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं जो कि आपको आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मदद करेंगे। जो आपको क्योंकि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आते होंगे तो फिर आगे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसीलिए ये कोर्स इसलिए ये कोर्स प्री मेडिकल के बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि यार इसकी क्लासेस को ज़रूर सही तरह से अटेंड करो, ठीक है। बाकी इसको पास किस तरह से करना है, तो पास करने यही होता है कि यार जो क्लासेस के अंदर वो सिखा रहे हैं, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट सही तरह से समझ लो, और जो क्वेश्चंस उन्होंने कराए हैं उनको ही नोट डाउन कर लो। बेशक उनको ही अगर आप गो थ्रू कर लोगे तो आप इसमें पास हो जाओगे, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट को ज़रूर समझोगे। आपको इंटीग्रेशन सिखाई जाती है, आपको डेरिवेशन सिखाई जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको आगे बहुत मदद करेंगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्विज़ेस और असाइनमेंट्स के बारे में। तो आपके हर सब्जेक्ट के पूरे सेमेस्टर के अंदर एटलीस्ट 4 क्विज़ेस और 4 असाइनमेंट्स होती हैं, और जिन सब्जेक्ट्स की लैब और थ्योरी अलग-अलग होती हैं तो उनकी लैब की और थ्योरी की अलग-अलग असाइनमेंट्स और क्विज़ेस होते हैं। क्विज़ेस आपके क्लास टेस्ट टाइप होते हैं, और असाइनमेंट्स जो होती हैं वो आपको होम टास्क के लिए मिलती हैं। उसके अलावा आपके 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, मिड टर्म और फाइनल टर्म। मिड टर्म होते हैं आपके हाफ सेमेस्टर में, तो आपका हाफ सेमेस्टर कंप्लीट होने पे आपके मिड टर्म होते हैं, और आपका फुल सेमेस्टर कंप्लीट होने पे आपके फाइनल टर्म एग्जाम्स होते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यार आपके जीपीए के बारे में और मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया के बारे में। तो यार आपके हर सब्जेक्ट के अंदर 100 मार्क्स होते हैं, ठीक है।
अब वो 100 मार्क्स बनते किस तरह से, आपके 50 मार्क्स होते हैं आपके फाइनल टर्म एग्जामिनेशन के, 25 मार्क्स होते हैं आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन के, और जो बाकी 25 मार्क्स होते हैं वो आपके सारे क्विज़ेस और असाइनमेंट्स के मिलाकर कैलकुलेट किए जाते हैं। तो आपका जो मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया होता है वो होता है कि आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स लेने होते हैं। और जिन सब्जेक्ट्स में थ्योरी और लैब अलग-अलग होती है तो उसमें आपको थ्योरी में आपको अलग से पास होना होता है और आपको लैब में अलग से पास होना होता है कि अगर आप उनमें से किसी एक में भी फेल हो जाते हैं तो वो सब्जेक्ट में फिर आप फेल कंसिडर किए जाते हैं। अब आपका जीपीए किस तरह से कैलकुलेट होता है, तो जीपीए इस तरह से होता है कि आपका 50 पे आपका जीपीए बनता है 2, और 85 या उसके ऊपर मार्क्स पे आपका जीपीए होता है 4, ठीक है। और बाकी सारे जीपीए जो होते हैं जो उसके दरमियान में होते हैं। अब आपका हर सब्जेक्ट का अलग से जीपीए कैलकुलेट होता है और उन सारे जीपीएस को मिला के आपका एक सी जीपीए बनता है जो आपका उस सेमेस्टर में टोटल जीपीए आया होता है। बाकी यार आपने अपनी पढ़ाई को और यूनी लाइफ को साथ साथ मैनेज करना है तो यार इतनी टेंशन लेनी नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि ये यूनी आपकी इंटर से बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है। इंटर में आपको पता है कि आपको पढ़ना पड़ता है और मतलब आपको रटे भी मारने पड़ते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे आपको रटे मारने की कोई ज़रूरत नहीं होती यार, आपने बस कॉन्सेप्ट अगर सही तरह से ले लिया है ना तो आप उसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। और जब आप यूनी में आ जाते हैं तो आपको पढ़ाई करनी पड़ती है लेकिन उस तरह से नहीं करनी पड़ती, तो इसमें इतनी टेंशन नहीं लेनी, चल रह के करोगे, जितना चल रह के करेंगे उतना ही आपका मतलब अच्छा होगा। बाकी ये है कि यार यूनी में अपना एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाएं और यूनी लाइफ को भी इंजॉय करें, साथ में सोसाइटीज़ में पार्ट लें, हर चीज़ में पार्ट लें। और इसमें पढ़ाई की इतनी टेंशन लेनी नहीं होती, बस ये जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं कि किस किस तरह से आपको हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट को लेकर चलना है, उस तरह से अगर आप लेकर चलते रहेंगे तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के लिए भी टाइम मिल जाएगा और पढ़ाई भी आपके साथ साथ सही तरह से चलती रहेगी। So this was it for this video. Thank you very much for watching and see you in the next video. Allah Hafiz.